पहले की तरह सभी दिशाओं में फैली हुई थी, लेकिन वो अब इतनी भयावह नहीं लग रही थी। दैवीय देह शोधन तकनीक, शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। अचानक से ये शब्द नील के दिमाग में एक बार फिर कौंध गए और वो समझ गया कि उसकी आत्मा और शरीर को इस हांडी द्वारा मजबूत बनाया गया है। क्या भृगु ऋषि ने जिस दिव्य सूत्र की बात की थी वो ये था? और ये नवनाग हांडी आखिर है क्या? इस समय नील के मन में कई सवाल चल रहे थे। दुनिया बड़ी विचित्र है, यहाँ पर आश्चर्यों की कमी नहीं है। कुछ लोहार हथियारों का निर्माण करने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ लोग हथियार की शक्ति को निखारने के लिए लोगों को मारने से भी नहीं हिचकिचाते और इसे पूरी तरह से सामान्य माना जाता है। कुछ मानव रक्त इकट्ठा करते हैं और कुछ तो लोगों की आत्माओं को हथियारों के अंदर कैद करके उन्हें एक प्रकार के दिव्य हथियार में बदल देते हैं। लेकिन एक तरीका जिससे किसी के शरीर को एक जादुई हथियार में बदला जा सके अनसुना था। अब इसे सौभाग्य कहेंगे या दुर्भाग्य, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन नियति ने अभी अभी अपना खेल दिखाया और नील को एक तरह का वरदान मिल गया। खुद को शांत करने के बाद नील को एहसास हुआ कि उसके साथ ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं थी। उसे असहनीय दर्द हुआ था और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। लेकिन नील वायुपुत्र इस बात को समझता था कि कुछ पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये जीवन की या नियति की एक चाल होती है, वो आपको कुछ देने से पहले आपकी काबिलियत की परीक्षा जरूर लेती है। इस दुनिया में जादुई हथियारों को 5 स्तरों में बांटा गया है: नश्वर स्तर, आध्यात्मिक स्तर, पृथ्वी स्तर, आकाश स्तर और दैवीय स्तर। इसके अलावा प्रत्येक स्तर को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। नील का शरीर, जिसे अभी अभी एक हथियार के रूप में ढाला गया था, वो अभी केवल निम्न यानी सबसे निचले स्तर पर था। दरअसल खुद को हथियार के रूप में बदलना सबसे अजीब विचार है। नील के चेहरे पर एक बेबस मुस्कान दिखाई दी। उसने कारागार के एकमात्र द्वार की ओर देखा तो पाया कि भोर का समय हो चुका था। जरा सोचिए, अजीब बात थी कि नींद न आने के बाद भी उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। इसके बजाय वो जोश से भरा हुआ था। अब उसके मन में वो बेचैन हलचल नहीं हो रही थी जो उसने पिछली कई रातों में महसूस की थी। भृगु ऋषि ने किताब में सूत्रों को इस तरह से छुपा रखा था कि कोई लाखों बार पढ़कर भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता था। शायद नील की किस्मत अच्छी थी कि वो उन सूत्रों तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। उसने जमीन पर पुस्तक के जले हुए टुकड़ों की तरफ देखा और एक आह भरी। तभी कारागृह के प्रवेश द्वार का ताला खुलने की आवाज आई। कुछ सैनिक नील को प्रशिक्षण स्थल ले जाने के लिए आए थे। कारागार प्रभारी बिरजू उस दिन की फटकार के बाद से कहीं नजर नहीं आया। नील ने मन ही मन सोचा और सैनिकों के साथ चल दिया। सुंदरनगर के शिष्य हमेशा की तरह अखाड़े में सख्त अभ्यास से गुजर रहे थे। वो अपने हाथों से पूरी ताकत के साथ पत्थर की बनी मूर्तियों को पीट रहे थे। हर बार जब वो पत्थर की मूर्ति पर प्रहार करते तो एक जोरदार विस्फोट की आवाज आती थी और पत्थर के कुछ टुकड़े हवा में बिखर जाते थे। वहीं अखाड़े के दूसरी तरफ खड़े कैदी सहायक इस घटना को देखकर कड़वाहट महसूस कर रहे थे, जैसे उनकी मां मर गई हो। सुंदरनगर में कैदी होना वास्तव में एक ऐसा जीवन जीना था जहां आप हर रोज पीटे जाएंगे। ऐसा जीवन भला किस अर्थ का? अक्सर ऐसा होता था कि शाम को जब कैदी बिस्तर पर लेटते थे तो घावों से ढके शरीर के साथ वो पूरी रात एक ही तरह लेटे रहते। वो दर्द के मारे बिस्तर पर करवट तक नहीं बदल पाते थे। दुर्भाग्य से उनके पास स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए उनके पास मार सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। खैर, प्रमुख आचार्य ने ऊंचे और सुरीले स्वर में घोषणा की, सावधान प्रशिक्षण सहायक। सभी कैदी सहायक अपने शरीर को सीधा रखते हुए एक व्यवस्थित पंक्ति में खड़े हो गए और सभी शिष्यों ने अपना अपना सहायक चुन लिया। नील को भी एक शक्तिशाली शिष्य द्वारा चुना गया। उस शिष्य का नाम था धीरज। वहां मौजूद सभी लोग जिन्होंने धीरज को नील का चुनाव करते हुए देखा, उन्हें नील पर दया आ गई। वैसे तो धीरज की तकनीक औसत दर्जे की थी और वो अभी तक किसी कुंडलिनी चक्र को जागृत नहीं कर पाया था, लेकिन वो जबरदस्त शारीरिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था। उसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। वो बहुत ही आक्रामक चरित्र का और हिंसक स्वभाव का था। कई सहायकों को उसने पीट पीट कर अपंग बना दिया था। धीरज ने अपने मजबूत हाथों को हवा में मारा और फिर जोश में अपनी छाती ठोकते हुए अपने शरीर को गर्म किया। उसने जब नील को देखा तो वो उत्साह से भर गया। कैदियों को पीटने से शिष्यों को न केवल अभ्यास करने में मदद मिलती थी, बल्कि अपना गुस्सा निकालने का मौका भी मिल जाता था। इसलिए धीरज बहुत उत्साहित था। इससे भी बेहतर बात तो यह थी कि आज उसका सहायक सुंदरनगर का पूर्व युवराज था। जब पूर्व युवराज उससे रहम की भीख मांगेगा तो इसकी कल्पना ही उसे आनंदित करने के लिए पर्याप्त थी। धीरज को सामने देखकर नील की भौहें तन गई। पिछली बार जब धीरज ने नील को पीटा था तो नील को एक आंतरिक चोट लग गई थी, जिसे ठीक होने में एक पूरा महीना लग गया था। हालांकि 3 सालों तक मौत की कगार पर रहने के बाद भी नील ने शांत रहना सीख लिया था। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और अपने चमड़े के कवच की अच्छे से जांच की। तभी धीरज उस पर झपट पड़ा।
जिस युद्ध कला का अभ्यास धीरज करता है वो बहुत शक्तिशाली तकनीक थी। उसे ऋषभ मुष्टिका कहा जाता है। चमड़े का कवच मुक्के की शक्ति को केवल कम कर सकता है, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। इसलिए नील ने एक गहरी सांस ली और भारी मुक्के का सामना करने के लिए अपनी छाती को सख्त किया। एक विस्फोटक आवाज गूंज उठी। हमले की शक्ति को चमड़े के कवच द्वारा काफी कम करने के बावजूद उस हमले से नील को सीने में किसी भारी हथौड़े से ठोके जाने का एहसास हुआ। नील ने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया जिससे नुकसान को कम किया जा सके। यह तकनीक उन रहस्यों में से एक थी जिसे नील ने पिछले 3 वर्षों में प्रशिक्षण सहायक बने रहने के दौरान सीखा था। धीरज का मुक्का बहुत शक्तिशाली था, इसलिए इस प्रयास के बाद भी नील को गहरी चोट आई। नील ने एक असहाय मुस्कान प्रकट की और फिर पीछे की ओर गिर गया। जमीन पर गिरते ही नील को चक्कर आने लगे। उसने सोचा कि इस मुक्के की शक्ति इतनी भयानक है कि उसे गंभीर आंतरिक चोट लग सकती है, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और अब उसे रत्ती भर भी दर्द नहीं हो रहा था। दर्द महसूस करने के बजाय उसने अपने सीने में एक अनोखी गर्म धारा को महसूस किया। जैसे ही गर्म धारा की ऊर्जा फैली, उसके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर एक भूखा भेड़िया है जो तेजी से गर्म धारा को निगल रहा है। वो गर्म धारा उसके अंगों में फैल गई जिससे उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके विपरीत उसे अत्यंत सुखदायक अनुभूति हुई। आखिर ये क्या चल रहा है? नील अवाक रह गया। क्या हो रहा है नील पुत्र के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। धीरज के मुक्के के बाद नील के बदन में गर्म धारा फैल गई जिससे उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। अब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके विपरीत उसे एक अत्यंत सुखदायक अनुभूति हुई। आखिर ये चल क्या रहा है? नील अवाक रह गया। वो मन ही मन इसे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या ये गर्म धाराएं मेरे शरीर को साफ कर रही हैं? ऐसी दवा मिलना दुर्लभ है जो किसी के शरीर को शुद्ध कर सके। सुंदरनगर की दिव्य स्वर्गीय गोली जैसी अद्भुत औषधि ही व्यक्ति के शरीर को साफ कर सकती है, लेकिन दिव्य स्वर्गीय गोली जैसी दवा बेहद दुर्लभ और कीमती थी। नील के शरीर को साफ करने वाली गर्म धारा बिना किसी कारण के प्रकट हुई थी। वो कुछ देर तक जमीन पर पड़े हुए ही इस पर विचार करता रहा, लेकिन जल्द ही उसे कल रात की घटना याद आ गई। अपने शरीर को हथियार की तरह प्रयोग करो। उसे याद आया कि किस तरह लोहार हथियार को पीट पीट कर मजबूत और संतुलित बनाता है, जैसे कल उसे बार बार पवित्र श्वेत अग्नि में तपाकर मजबूत बनाया गया था। उसने ये भी महसूस किया कि अब उसका शरीर नश्वर स्तर के हथियार जैसा ही था। उसने मन ही मन विचार किया, उच्च श्रेणी यानी सबसे बेहतरीन हथियार को पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए। क्या यह विचार सही नहीं है? यही विचार विमर्श करते हुए उसे एक शानदार ख्याल सूझा। इस तरह से पीटे जाने पर और भी गर्म धारा बनेगी जो मेरे शरीर को शुद्ध करने में मदद करेगी। इस तरह से पिटना तो दिव्य स्वर्गीय गोली खाने के बराबर है। यह सोचकर नील का दिल उत्साह से भर गया। अपने विचार का परीक्षण करने के लिए नील उठ गया और धीरज ने तुरंत ही उसे एक और मुक्का जड़ दिया। इस बार भी गर्म धारा उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसे कोई चोट नहीं लगी, इसलिए वो हर बार धीरज का मुक्का खाने के लिए खड़ा हो जाता, लेकिन साथ ही उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। नील बार बार चोट के कारण गिरता और फिर जल्दी से खड़ा होने की कोशिश करने लगता। धीरज ने जब नील को बार बार उठते देखा तो हैरानी में उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा भाव प्रकट किया। उसने तो सोचा था कि इतनी मार खाकर नील अपंग हो जाएगा, लेकिन नील मार खाने के बाद हर बार खड़े होने में कामयाब हो जाता था। इससे धीरज को हैरत के साथ साथ बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम मार खाने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अब मेरा अगला मुक्का खाकर दिखाओ। ऐसा कहते ही धीरज ने पूरी शक्ति के साथ नील को एक और जोरदार मुक्का दे मारा। उस मुक्के की शक्ति से नील मानो हवा में ही उड़ गया और 5 मीटर दूर जाकर जमीन पर लुढ़का, जैसे कि वो रेत का कोई बोरा हो। फिर भी वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। हर बार की तरह इस बार भी एक गर्म धारा उसके शरीर में फैल गई। वो गर्म धारा एक छोटे सांप की तरह उसके अंगों में घुस गई और फिर उसके मूलाधार चक्र से होते हुए उसके अंगों को शुद्ध और मजबूत करने लगी। ये अद्भुत एहसास है। नील ने महसूस किया जैसे वो गर्म गुनगुने पानी से स्नान कर रहा है। उसे पूरे शरीर में एक सुखदायक ऊर्जा महसूस हो रही थी। जितनी ऊर्जा उसके शरीर में आगे बढ़ती जा रही थी, उसे उतना ही हल्का महसूस हो रहा था। मारो, धीरज बोला। देखते हैं तुम कब तक मेरे मुक्के को झेल सकते हो। धीरज किसी पागल की तरह नील को पीट रहा था। धीरज के मुक्कों से मिल रही ऊर्जा ने नील के शरीर की पवित्रता को और बढ़ा दिया। धीरज मूल रूप से नील के लिए कड़ी मेहनत करने वाला एक लोहार था।
जो नील को खत्म करने के लिए अपने मुक्के का उपयोग कर रहा था। लेकिन नील तो इससे बहुत खुश था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपनी ताकत को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था। धीरज उसे काफी देर तक पीटने के बाद आखिरकार रुक गया और नील को देखते हुए हंसने लगा। इस घटना से वो पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उसने सुना था कि नील मार खाने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नील इतना मजबूत होगा और इतने मुक्के खाने के बाद भी वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम होगा। धीरज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भले ही नील का शरीर इस समय कमजोर लग रहा था, जैसे कि वो बुरी तरह से घायल हो, लेकिन वो सब नील का नाटक था। वास्तव में नील शक्ति से भरा हुआ था और गर्म धारा के कारण शरीर के शुद्ध होने की अद्भुत भावना का आनंद ले रहा था। जिस किसी ने भी यह दृश्य देखा, उसने सोचा कि नील मूर्ख है। वहां मौजूद लोगों ने सोचा कि अगर वो उठ नहीं पा रहा है तो उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो उठने की कोशिश ही ना करे। कम से कम इस तरह उसे वापस कारागृह भेजा जा सकता है और उसे एक दिन आराम करने का मौका मिल सकता है। इस तरह से मार खाने के लिए बार बार उठना मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने सोचा, इतने समय तक प्रशिक्षण सहायक रहने के बाद क्या उसे मार खाने की लत लग गई है? आखिरी बार गिरने के बाद नील नहीं उठा। वास्तव में वो रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि इस पिटाई से उसके शरीर की अशुद्धियों की सफाई हो रही थी। लेकिन अगर वो इस तरह से बार बार उठता रहेगा तो बाकी लोग उस पर शक कर सकते हैं। ऐसे में उसने फैसला किया कि अगली पिटाई के लिए वो कल तक का इंतजार करेगा। धीरज ने देखा कि नील अब उठने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो उसने राहत की सांस ली। यदि वो फिर से उठ जाता तो धीरज को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। शाम का वक्त, नील लंगड़ाते हुए वापस कारागार में चला गया। लेकिन जब सुंदरनगर के नौकरों ने कोठरी का दरवाजा बंद किया तो वो मुस्कुराया और तुरंत अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। तभी नील को कुछ याद आया, जिससे वो हैरान रह गया। वो चौंक कर खुद से ही बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? दिन भर की पिटाई के बाद जब नील कारागृह में आता है तो उसे उसके घाव ठीक करने के लिए हमेशा की तरह कुछ गोलियां दवा के रूप में दी जाती हैं। लेकिन कारागार प्रभारी बिरजू आज भी दिखाई नहीं दिया। नील ने मन ही मन सोचा, लगता है बिरजू उस दिन के बाद से मुझसे डरने लगा है। ये सोचते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। वो अच्छी तरह से जानता था कि बिरजू जैसे बदमाश कैसे होते हैं। वो इस बात को इतनी आसानी से भूल जाने वालों में से नहीं है। नील को न जाने क्यों ये एहसास हुआ कि बिरजू उसे नुकसान पहुंचाने के लिए जरूर कोई योजना बना रहा होगा। कुछ देर विचार करने के बाद वो खुद से ही बोला, उसे छोड़ो, मुझे बस उसके जैसे बदमाशों से सावधान रहने की जरूरत है। नील ने सैनिकों द्वारा दी गई गोलियां एक तरफ फेंक दी। उसे अब इन सस्ती गोलियों की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि अब तो उसके शरीर की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई थी। वो आज सारा दिन पिटता रहा। न जाने कितनी ही बार वो गिरा और फिर से गिरने के लिए खड़ा हुआ था। इस कारण उसका शरीर गंदा हो गया था। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और पानी के टब से एक जग पानी निकालकर अपने ऊपर उड़ेल दिया। साफ पानी उसके सर से नीचे जाने लगा, लेकिन वो जमीन तक पहुंचने से पहले ही कीचड़ की तरह गंदा हो गया। उस गंदे पानी में कुछ सफेद अशुद्धियां थी, जिन्हें देखकर नील मन में बोला, लगता है गर्म धारा मेरे शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने में काफी मददगार साबित होगी। जैसा कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि किसी भी साधक के लिए शरीर को शुद्ध और मजबूत बनाना कितना आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद ही वातावरण में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने में कामयाब हुआ जा सकता है। योग शास्त्र में भी इस तरह की अनेक क्रियाएं, कड़े अभ्यास और साधनाएं बताई गई है। शरीर को शुद्ध करने की एक शोधन प्रक्रिया होती है। आप पहले अपनी त्वचा को शुद्ध करते हैं, फिर मांस को, फिर हड्डियों को, फिर अंदरूनी अंगों को और आखिर में अपने अस्थि मज्जा यानी हड्डियों के अंदर के मुलायम पदार्थ को शुद्ध शक्ति प्रदान करके ताकतवर बनाया जाता है। जैसे कि मूलाधार चक्र से किसी के मांस की अशुद्धियों को बाहर निकालकर उसे मजबूत बनाया जाता है। फिर स्वादिष्टान चक्र से हड्डियों की अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। एक बार जब आप अपने शरीर के भीतर की सभी अशुद्धियों को निकाल देते हैं तो आपका सामान्य शरीर कहीं अधिक मजबूत और उन्नत बन जाता है। नील, वायुपुत्र और अन्य लोगों के बीच मुख्य अंतर यह है कि दूसरों को अपने शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए कड़े अभ्यास और साधना की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन नील को अपने शरीर के भीतर की अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए बस जमकर पिटने की जरूरत है, जिससे उसके शरीर से अशुद्धियां कई गुना तेजी से बाहर निकल सकती हैं। नील पहले से ही मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन वो पिछले 3 वर्षों से पर्याप्त अभ्यास और साधना न कर पाने के कारण इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आज की पिटाई के बाद उसे लगा जैसे उसके शरीर में काफी बदलाव आ गया है। उसका मांस अब चमत्कारी रूप से शुद्ध हो गया था। उसने फर्श पर फैली काली अशुद्धियों में हल्की सफेद अशुद्धियों को भी देखा। उसके मांस से निकली अशुद्धियां काले रंग की थी, जबकि उसकी हड्डियों से निकली हुई अशुद्धियां सफेद रंग की थी। ये इस बात का प्रमाण था कि वो अब स्वादिष्टान चक्र में पहुंच गया था। नील पिछले 3 सालों में शायद आज पहली बार उत्साह से भरा हुआ था।
उसका हौसला बुलंद था। उसने एक खूबसूरत मुस्कान के साथ राहत भरी एक लंबी सांस ली और फिर कुछ विचार करके अपनी शक्ति की जांच करने का फैसला किया। नील ने अपनी संपूर्ण शक्ति नंदी सहस्त्र मुष्टिका में प्रसारित कर दी और फिर उसने हवा में एक मुक्का मारा। उस मुक्के से एक विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई और उससे निकलने वाली तेज हवा पूरे कारागार में फैल गई, जिससे वहां मौजूद दिया बुझ गया। वो कोठरी बहुत छोटी सी थी। उसके पास अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कोई सहायक या यंत्र भी नहीं था और वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था, वरना उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती थी। फिर भी उसे अपने मुक्के में उस शक्ति का अनुभव हुआ जो उसे आज तक महसूस नहीं हुआ था। उसने हैरान होकर अपने हाथों को देखा और खुद से ही बड़बड़ाया, मेरी शक्ति अब स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच चुकी है। नील अपने शक्ति प्रदर्शन से बहुत खुश था और इस उत्साह के कारण उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आखिर में वो काफी देर बाद केवल 2 घंटे के लिए सो पाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऊर्जा और जोश से भरा हुआ महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में एक सोची समझी चाल के तहत बिरजू एक सैनिक से मिलने आता है और उसे रिश्वत की रकम देते हुए कहता है, मालूम है ना, कल उसे प्रशिक्षण स्थल न ले जाकर तुम्हें उसे कहां लाना है। रिश्वत को अपनी टोपी में छुपाते हुए सैनिक बोला, चिंता मत करो बिरजू, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगली सुबह एक नौकर ने कारागृह का ताला खोला और नील को बाहर लाने से पहले उसे बेड़ियां पहना दी। स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करने के बाद नील के शरीर में कई बदलाव आए थे, लेकिन उन्हें जाहिर तौर पर देख पाना या शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मगर सूक्ष्मता से उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए तो उसमें हुए परिवर्तनों का अंदाजा लगाया जा सकता था। नौकरों के पीछे चलते हुए नील ने महसूस किया कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो रोज से अलग है। नौकर उसे प्रशिक्षण स्थल के बजाय कहीं और लेकर जा रहे थे। नील ने चारों ओर देखा तो उसे याद आया कि ये रास्ता राजमहल के अंदरूनी हिस्सों तक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे नौकर उसे राजमहल के पीछे वाले हिस्से में ले जा रहे हैं। नील ने तुरंत अपनी भौहें चढ़ा ली। उसके चेहरे पर शिकन दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने एक भी शब्द नहीं कहा और इंतजार करने लगा कि आगे क्या होगा। क्या नील आ चुका है अपने दुश्मनों की नजर में? क्या उसके शक्तिशाली होने की भनक लग चुकी है उसके धूर्त चाचाओं को? या फिर बात कुछ और है? बिरजू कौन सी चाल चलने की फिराक में है? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। नौकरों के पीछे चलते हुए नील ने महसूस किया कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो रोज से अलग है। नौकर उसे प्रशिक्षण स्थल के बजाय कहीं और लेकर जा रहे थे। नील ने चारों ओर देखा तो उसे याद आया कि ये रास्ता राजमहल के अंदरूनी हिस्सों तक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे नौकर उसे राजमहल के पीछे वाले हिस्से में ले जा रहे हों। नील ने तुरंत अपनी भौहें चढ़ा ली। उसके चेहरे पर शिकन दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने एक भी शब्द नहीं कहा और इंतजार करने लगा। राजमहल के पीछे वाले हिस्से में आए नील को काफी समय हो गया था। चलते चलते उसने आसपास नजर घुमाकर देखा, यह हिस्सा बहुत बदल गया था। वहां कुछ नए भवन बनाए गए थे और उनके सामने एक छोटा सा तालाब था जिसे पार करने के लिए एक छोटा सा पुल भी बना हुआ था। नई इमारत काफी भव्य लग रही थी। सभी नई इमारतें ऊंची छतों वाली दिखाई पड़ रही थी और दीवारों पर सुनहरे रंग से कुछ खूबसूरत कलाकृतियां बनाई गई थी। नौकर नील को तालाब वाले बगीचे के बाद एक पतले से रास्ते से होते हुए एक भवन की ओर ले जाने लगे। जल्द ही वो उस भवन के आंगन तक पहुंच गए। नील ने देखा कि वहां 2 लोग आमने सामने बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। वो दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। नील ने उन्हें देखा और देखकर तुरंत ही पहचान गया। उनमें से एक कारागार प्रभारी बिरजू था जो पिछले कई दिनों से गायब था और दूसरा रेशमी कपड़े पहने 50 से अधिक की उम्र का एक बूढ़ा आदमी था। इस बूढ़े आदमी का नाम बालकांत था। एक समय पर वो राजमहल का एक मामूली नौकर हुआ करता था। बालकांत की पत्नी एक धात्री यानी दाई थी, जिसे नील के छोटे चाचा यजुवेंद्र ने अपने सबसे बड़े बेटे राजदत्त को दूध पिलाने और उसकी देखभाल के लिए काम पर रखा था। इस वजह से बालकांत के राजदत्त से मधुर संबंध थे और राजदत्त और यजुवेंद्र की चापलूसी करते हुए उसने काफी तेजी से प्रगति कर ली थी। जहां पहले वो एक साधारण रसोइये की तरह काम करता था, वहीं अब उसे एक भोजन प्रबंधक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था। अब उसकी हैसियत बहुत ऊंची हो चुकी थी। यजुवेंद्र और राजदत्त के साथ उसके संबंध के चलते बालकांत की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई है। कहते हैं ना, हुस्न मिल जाए तो नजाकत आ ही जाती है। उसका अहंकार भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था, यहां तक कि अब वो कई अधिकारियों से पंगे लेने से नहीं डरता था। नील ने भी उसके अहंकार के बारे में कई किस्से सुने थे। इससे पहले कि नील आंगन के अंदर प्रवेश कर पाता, उसने कारागार प्रभारी बिरजू को कहते हुए सुना, बाला भैया, आपका घर तो सच में बहुत सुंदर है। लगता है राजकुमार राजदत्त आप पर बहुत भरोसा करते हैं। भरोसा?
अरे मैं तो उनके दाहिने हाथ जैसा हूँ। यहाँ तक कि वो मेरी पत्नी को अपनी सगी माँ की तरह सम्मान देते हैं। बालकांत ने अभिमान भरे स्वर में कहा, जिसके जवाब This में is a simulation बिरजू ने बालकांत के game set in अभिमान a को रस virtual देते हुए world कहा, and बिल्कुल does सही not कहा बाला भैया represent आपने। real life. वैसे अगर मैं Please गलत play नहीं in हूँ तो moderation, दरवाजे की कलाकृतियों take में frequent स्वर्ण breaks, पत्र का and इस्तेमाल play किया गया है responsibly. ना? बालकांत हंसा और फिर इतरा कर बोला, अरे तुम केवल इन छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे हो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पूरे दरवाजे में स्वर्ण पत्र तो सबसे सस्ती वस्तु है। इसमें अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी लगी हैं, जैसे स्वर्ण पत्र से बने उस शेर को देख रहे हो, उसकी आंखें दुर्लभ नीलम से बनी है। यहाँ तक कि घर की दीवारों पर पन्ना और हीरे जैसे बहुमूल्य रत्न भी लगे हैं। इस पर बिरजू ने एक एक करके प्रत्येक कलाकृति का मूल्यांकन किया। फिर उसने थोड़ी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, बाला भैया, आपका घर तो एकदम सही है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है। बिरजू के ऐसा कहने पर बालकांत एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए शालीनता से पूछा, मेरे पास यहाँ सब कुछ है, मुझे भला किस चीज की कमी हो सकती है? बिरजू मुस्कुराया और चापलूसी के मक्खन में अपने शब्द लपेट कर बोला, अब आप राजमहल के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं, लेकिन आपकी देखभाल करने के लिए अच्छे नौकरों की कमी है। आपको किसी समझदार और मेहनती नौकर की जरूरत है जो आपके दैनिक कार्यों में आपकी मदद कर सके। मेरे पास इस काम के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति है। सच में? वो व्यक्ति कौन है? बालकांत ने उत्सुकता से पूछा, जिस पर बिरजू ने घर के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया और बोला, बाला भैया देखो, वो रहा। बालकांत ने नजर घुमाकर देखा तो सामने नील था। उसके सामने हथकड़ियों में बंधा सुंदर नगर का पूर्व युवराज खड़ा था। वो भला इस व्यक्ति को क्यों नहीं पहचानेगा? नील वायुपुत्र की घूरती हुई नजरों से जब बालकांत की नजरें मिली तो एक अजीब सी घबराहट के मारे या आश्चर्यचकित होने की वजह से अचानक ही उसे खांसी आ गई, लेकिन फिर तुरंत ही उसने खुद को संभाला। घर के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर नील बालकांत और बिरजू की बातचीत को सुन रहा था। बिरजू की बातें सुनकर अचानक से उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा। उसका खून उबलने लगा। इन कुत्तों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? लगता है ये दोनों कुछ ज्यादा ही अभिमानी हो गए हैं। ये सच है कि नील अब युवराज नहीं है, उसे गुलाम बना दिया गया है, लेकिन बिरजू के पास उसे बालकांत का नौकर बनाने का कोई अधिकार नहीं था। आखिरकार वो सुंदर नगर का पूर्व युवराज था। इसके अलावा बालकांत राज परिवार का सदस्य भी नहीं था जो उसे नील को आदेश देने का अधिकार हो। नील ने अपने हाव भाव से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इस वक्त वो अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रहा था। इस बिरजू के बच्चे में इतना साहस कि वो बालकांत को सुझाव दे कि वो मुझे अपना नौकर बना ले, असंभव। बालकांत ने नील को घूरते हुए उसकी वर्तमान परिस्थिति के बारे में सोचा। जल्द ही उसके झुर्रीदार चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान आ गई। मेरी दिनचर्या का ध्यान रखने के लिए इस बच्चे को नियुक्त करना एक बुरा विचार नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि छोटे मालिक राजदत्त इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। अरे आप चिंता मत करिए बाला भैया, आखिरकार आप सुंदर नगर के एक महत्वपूर्ण अधिकारी है। अगर आप चाहे तो नील को सिर्फ एक बार कहकर ही आपके निवास पर बुला सकते हैं। वैसे भी वो एक मामूली गुलाम है जहाँ उसे रोज मार खानी पड़ती है। क्या उसके लिए यहाँ नौकर बनना ज्यादा आरामदेह नहीं होगा? Start the match. इसे अपने पास काम पर रखकर आप इस पर परोपकार करेंगे बाला भैया। कहते हुए बिरजू ने बालकांत को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। इस बात पर बालकांत ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। बालकांत सबसे निचले वर्ग से ऊपर पहुंचा था। उसे सबसे ज्यादा मजा अपनी पहचान और रुतबे का रौब झाड़ने में आता था। अब जब सुंदर नगर का पूर्व युवराज व्यक्तिगत रूप से उसके लिए सफाई का काम करेगा, फिर तो हर कोई उसे देखकर जल भुन जाएगा। यही सब सोचकर बालकांत मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी छाती अभिमानी सांसों से भर चुकी थी। यकीन मानो, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। बिरजू ने सिर हिलाया और नील को अंदर लाने के लिए नौकरों को इशारा किया। नौकरों ने उसे पकड़कर अंदर लाना चाहा, This लेकिन is a नील अपनी जगह simulation पर ही game डटा set in रहा। a virtual world नौकरों के पूरी and ताकत does से not खींचने के बाद भी वो represent एक real इंच भी नहीं हिला। life. Please play in moderation. नील, मैं Take तुम्हें मौका frequent दे रहा breaks हूँ and ताकि तुम play बाला भैया के लिए responsibly. काम करो। यहाँ रोज तुम्हें खाने के लिए लजीज खाना और पीने के लिए अच्छी शराब मिलेगी। बिरजू ने ऐसे भाव दिखाए जैसे कि वो नील पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। नील की आंखें गुस्से में चमक उठी और वो जोर से दहाड़ा, बालकांत, बिरजू! यहां तक कि चाचा यजुवेंद्र ने भी कभी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की। तो फिर तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि राज परिवार के एक सदस्य को अपना नौकर बनाने की सोच रहे हो? अभी सोच नहीं रहे हैं, नौकर बना लिया है। चल अब बकवास बंद कर और काम पर लग जा। बालकांत के ये अपमान भरे शब्द सुनकर नील वायुपुत्र ने शेषनाग की तरह गुस्से भरी फुफकार छोड़ी और अपने दोनों हाथों को झटका दिया।
अचानक से उसके हाथों में बंधी जंजीरें टूटकर बिखर गई। नील को यहाँ लाना बिरजू की सोची समझी चाल थी। वो चाहता था कि बालकांत खुद नील से निपटे। अभी अभी जिस तरह से नील वायुपुत्र ने प्रतिक्रिया दी थी, उसे देखकर बिरजू को लगा कि उसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया है। अब अगर कोई गुलाम खुद कदम बढ़ाकर आप पर हमला करे तो किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए यह असहनीय बात I'm होगी। out. Need बिरजू को ammo. लगा कि इस बार नील इतनी बुरी तरह पिटा जाएगा कि वो चलने के भी काबिल नहीं रहेगा। जब बालकांत ने नील को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपनी आंखें झपकाई और अकड़ के साथ बोला, नील, अपनी वर्तमान पहचान को मत भूलो। तुम बस एक निचले दर्जे के गुलाम हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि राज परिवार से बेदखल करके तुमसे तुम्हारी पहचान भी छीन ली गई है। मेरी सेवा करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। नील ने बालकांत के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वो सर के बल दूसरी तरफ जा गिरा। बालकांत ने किसी तरह खुद को संभाला और कहना जारी रखा, नील, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? दंड संहिता के नियमों के अनुसार तुम्हें इसके लिए भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नील वायुपुत्र ने उसका उपहास किया और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, दंड संहिता के नियम? महज एक नौकर जो राज परिवार का हिस्सा भी नहीं है, मेरे सामने दंड संहिता के नियमों के बारे में बात करने की हिम्मत कर रहा है? आज मैं तुमको बताता हूं कि दंड संहिता के नियम क्या है। इतना कहते हुए नील ने अपना हाथ उठाया और बालकांत को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में प्रवाहित कर लिया। बालकांत ने शांति से कहा। वो चाहता था कि नील उसकी बातों से ही डर जाए। नील, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। अगर तुमने मुझे मारा तो छोटे मालिक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम सिर्फ एक गुलाम हो। तुम्हारे पास राज परिवार की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए तुम्हारे मारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है। बालकांत की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी नील का एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ गया। स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश करने के बाद नील की शक्ति दुगनी हो गई थी। हालांकि ये थप्पड़ उसने अपनी पूरी ताकत से नहीं मारा था, लेकिन फिर भी ये बालकांत जैसे इंसान के घमंड को तोड़ने के लिए बहुत था। बालकांत का चेहरा पीला पड़ गया और उसके गाल पर नील की उंगलियों के निशान उभर आए। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसका आधा चेहरा सूजकर किसी सुअर की तरह लग रहा था। नील वायुपुत्र ने एक झटके में बालकांत की गर्दन दबोची और दूसरे हाथ को अगले थप्पड़ के लिए उठाते हुए कहा, दंड संहिता के नियम के अनुसार जो दूसरों की निंदा करता है और बिना किसी वजह के दूसरों को परेशान करता है, वो दंड का पात्र है। दंड संहिता के नियमों के अनुसार जो दूसरों पर अत्याचार करता है, वो दंड का पात्र है। दंड संहिता के नियम के अनुसार हर बार जब नील की हथेली लहराती तो खून के छींटे हवा में फैल जाते। जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा उसका दिल कांप उठा। नील वायुपुत्र को गुलाम बनाकर उसे प्रशिक्षण सहायक बना दिया गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने हर ज्यादती बर्दाश्त की। तो भला अब वो लड़ने की हिम्मत कैसे कर रहा है? यही सोचते हुए कोने में खड़ा बिरजू हैरान होकर आंखें और मुंह फाड़े नील वायुपुत्र द्वारा बालकांत की पिटाई होते देख रहा था और सोच रहा था कि अब वो अपने बचाव में क्या करे। क्या नील वायुपुत्र ने इस तरह राज परिवार के खास आदमी को मारकर गलती कर दी है? क्या करेगा अपने बचाव में बिरजू, या हो जाएगा वो नील वायुपुत्र के गुस्से का शिकार? जानने के लिए बस सुनते रहिए महागाथा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील वायुपुत्र बालकांत को बुरी तरह से पीट रहा था। यह नजारा देखने के लिए वहां पर राज परिवार के बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे। उन सभी बच्चों ने यह दृश्य देखा तो वो सभी हैरान और चकित रह गए। साथ ही उन्हें थोड़ी राहत भी महसूस हुई। बालकांत हमेशा से राजदत्त के साथ अपने संबंधों की वजह से खूब मनमानी करता था और ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि वो खुद सुंदर नगर का मालिक हो। वहां मौजूद कई सारे बच्चों के साथ बालकांत ने बुरा व्यवहार किया था, इसलिए वो बच्चे आज उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत खुश थे। लेकिन वो सभी जानते थे कि बालकांत की राजदत्त के साथ अच्छी बनती है और उसी की वजह से वो इतना हवा में उड़ता है। जब इस घटना के बारे में राजदत्त को पता चलेगा तो वो किस तरह की प्रतिक्रिया देगा, ये देखना सभी के लिए दिलचस्प होगा। लगता है नील ने गुस्से में आकर गलत कदम उठा लिया है। अब राजदत्त उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा, एक बच्चा बोला, जिसके जवाब में दूसरे बच्चे ने कहा, तुम माफ करने की बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि वो तो नील की जान ही ले लेगा। सभी को नील के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। नील ने कुछ दर्जन भर थप्पड़ मारे और फिर रुक गया। बालकांत का चेहरा मांस और खून से लथपथ हो गया था। उसके सफेद बाल बुरी तरह से बिखर गए थे। उसके चेहरे की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। नील के रुकने के बाद बालकांत ने कांपते हुए अपने गालों पर हाथ रखा और अस्पष्ट शब्दों में कहा, तुम रुको। बालकांत की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि नील ने उसे एक और थप्पड़ मारा।
और उसे घूर कर देखने लगा, जैसे कि वो उसे चुनौती दे रहा हो कि जरा एक और शब्द बोलकर दिखाओ। देखकर बालकांत ने अपनी डाली और अपना सर झुका लिया। बालकांत को सबक सिखाने के बाद नील की नजर दूसरी तरफ गई। Your teammates can still वहीं please बिरजू recall me. डर और अविश्वास में नील को देख रहा था। हालांकि जब उसने देखा कि नील उस पर हमला नहीं कर रहा है तो वो राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका, लेकिन फिर भी वो 2 कदम पीछे चला गया और फिर उसने कहा, नील, तुम बस एक गुलाम हो। गुलाम हूं तो क्या हुआ? नील वायुपुत्र ने कदम बढ़ाते हुए कहा। मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भूलो मत कि मेरी हैसियत तुमसे कहीं बड़ी है। बिरजू ने अभिमान भरे स्वर में कहा। कभी कभी लोग अपना डर छुपाने के लिए भी अभिमान का प्रदर्शन करते हैं। नील के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा था। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी हैसियत मुझसे बड़ी है या छोटी? मेरा पूरा नाम नील वायुपुत्र है, ये तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। भले ही इस वक्त मैं एक दास हूं, लेकिन फिर भी मैं एक वायुपुत्र ही रहूंगा। शायद तुम्हें एहसास नहीं कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं, और इस संसार में जिसके पास ज्यादा शक्ति होती है वही बड़ा माना जाता है। नील बात करते हुए एक झटके में बिरजू के पास पहुंच गया और उसने उसे गले से पकड़ लिया। उसकी वर्तमान ताकत के आगे बिरजू किसी बच्ची की तरह था। इसके बाद तो नील ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। और भी बदतर होता जा रहा था। उसे अपने चेहरे पर ऐसी जलन महसूस हुई मानो किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो, और वो दर्द में बिलखने लगा। अंत में नील, जो बिरजू को जी भर कर पीट चुका था, बालकांत के पास गया और बोला, आज मैंने तुम्हें जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखना। किसी की हैसियत देखकर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का चरित्र देख के सम्मान किया जाता है। आखिरकार नील मुड़ा और उस भवन से बाहर चला गया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बच्चों की जो भीड़ लगी हुई थी, वो सभी बच्चे धीरे धीरे वापस जा रहे थे। जो नौकर नील को यहां पर लेकर आए थे, वो भी पता नहीं कहां गायब हो गए थे। नील ने एक आह भरी और वापस कारागार की ओर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो पूरा भवन किसी तूफान के गुजरने के बाद अब उजड़ चुका है, और उस तूफान की चपेट में आए बिरजू करा रहे थे। कुछ देर बाद नील के कारागृह में वापस आने के बाद किसी ने भी उसे प्रशिक्षण स्थल तक ले जाने की हिम्मत नहीं की। जब नील ने देखा कि कोई उसे ले जाने के लिए नहीं आया है, तो उसने खुद ही वहां जाने का फैसला किया। Please नील recall सुंदरनगर के me. मौजूदा नियमों से बहुत नाखुश था। उसके दोनों चाचा कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो चुके थे, जबकि उनके बेटे तो खुद ही नियमों का उल्लंघन किया करते थे। Awesome. नील के चचेरे भाई देवदत्त और राजदत्त ने कभी नियमों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। यही कारण था कि उनके सेवकों ने भी नियम से हटकर कार्य करने का साहस किया था। लेकिन सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि नील उन्हें अनदेखा कर देगा। नील वायुपुत्र अच्छे से जानता था कि एक राज्य में हर वर्ग के लोगों का नियम कानून को मानना सुशासन के लिए कितना जरूरी है। खैर, जब नील वायुपुत्र प्रशिक्षण स्थल पहुंचा तो वहां का माहौल सामान्य से थोड़ा अलग था। सुंदरनगर के लोगों में अब तक ये बात फैल चुकी थी कि किस तरह नील ने भोजन प्रबंधक बालकांत और कारागार प्रभारी बिरजू को सबक सिखाया था। सभी जानते थे कि 3 साल पहले नील को अपराधी घोषित करके गुलाम बना दिया गया था, और उसने बिना किसी प्रतिरोध के अपने साथ होने वाले हर दुर्व्यवहार को स्वीकार किया था। सब लोग मानो भूल ही चुके थे कि वो प्रतिभाशाली लड़का कभी सुंदरनगर का युवराज हुआ करता था। वो नील वायुपुत्र की शक्ति को भूल गए थे। ऐसा प्रतापी लड़का जिसने 14 वर्ष से पहले ही अपना मूलाधार चक्र जागृत कर लिया था। लेकिन अब अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि वो अब ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है जो चुपचाप सब कुछ सह ले। उसने उन ढीठ और घमंडी नौकरों को इसलिए पीटा था क्योंकि उन्होंने राज परिवार के सदस्यों को अपना दास बनाने की कोशिश की थी। भले ही उसके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो अभी भी राज परिवार का वंशज है, एक वायु पुत्र है। इस कारण से जब शिष्यों ने नील को प्रशिक्षण स्थल में आते हुए देखा तो सभी उससे थोड़ा डर गए। जब मुख्य आचार्य ने शिष्यों को अपने अपने सहायक चुनने का आदेश दिया तो किसी ने भी नील को सहायक के रूप में नहीं चुना। कोई भी नील के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहता था। नील बेबसी के साथ मुस्कुराया। वो ऐसा परिणाम बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अभी तो उसे अपने शरीर को और भी मजबूत करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसे और पिटने की जरूरत थी। लेकिन किसी ने भी उसे चुनने की हिम्मत नहीं की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अब वो ये तो नहीं कह सकता था कि मुझे मार खाने का मन कर रहा है, आओ और मुझे मारो। एक के बाद एक सभी सहायकों को चुन लिया गया और नील वहां अकेला खड़ा रह गया। अपनी नाराजगी जाहिर करता हुआ वो मन ही मन बोला, क्या अब सुंदरनगर के योद्धा इतने डरपोक हो गए हैं? फिर वो जल्दी से धीरज के पास गया, जो एक पत्थर की मूर्ति को बुरी तरह से मारकर अपना अभ्यास कर रहा था। नील ने कहा, धीरज, इस पत्थर की मूर्ति को मारना व्यर्थ है, इससे तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा।
मैं तुम्हें सही तरीके से प्रशिक्षित करने में मदद करूंगा। तेज तरार धीरज भी आज हिचकिचा रहा था। नील ने उसके चेहरे पर संकोच देखकर अपनी छाती थपथपाई और कहा, मैं एक प्रशिक्षण सहायक हूं, इसलिए अभ्यास में तुम्हारी मदद करना मेरा काम है। निश्चिंत रहो, मेरा ये चमड़े का कवच बहुत मजबूत है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इतना समझाए जाने के बाद धीरज उसे मना नहीं कर पाया, वरना वो बहुत ही कमजोर दिखता। और शायद असल बात यह थी कि वो नील वायुपुत्र को नाराज नहीं करना चाहता था। आखिरकार अभ्यास शुरू हुआ। धीरज के मन में अभी भी थोड़ा डर था, इसलिए आज उसका मुक्का उतना मजबूत नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। हल्के मुक्कों का मतलब था कि नील को वो फायदा नहीं मिलने वाला था जिसकी उसे उम्मीद थी। इन मुक्कों की वजह से नील के शरीर में बहुत ही कम मात्रा में गर्म धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत नाराज हो गया और बोला, अपने मुक्के में कुछ ताकत तो लगाओ, ये बहुत कमजोर है। बहुत धीमा। किस बात से डर रहे हो? तुम्हारा मुक्का कल के मुक्कों से बहुत अलग है, लगता है आज खाना खाकर नहीं आए हो। नील ने धीरज को उकसाने की बहुत कोशिश की। प्रशिक्षण स्थल में मौजूद सभी शिष्यों ने जब देखा कि कैसे एक सहायक किसी शिष्य को सिखा रहा है तो वो हैरान हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि नील के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं नील की बातों को सुनकर धीरज ने अपनी सभी चिंताओं को दूर कर दिया और फिर नील के मार्गदर्शन या यूं कह लीजिए नील के उकसाने से धीरज ने धीरे धीरे अपना साहस और जोश वापस पा लिया। तेज मुक्के बरसने की आवाजें पूरे स्थल पर गूंजने लगी। अब धीरज पूरी ताकत के साथ नील के शरीर पर प्रहार कर रहा था, जिससे नील के शरीर में गर्म धारा का प्रवाह तेजी से होने लगा। आखिरकार उसकी हड्डियों की अशुद्धियां एक बार फिर से दूर होने लगी। हर मुक्के ने उसकी हड्डियों की ताकत और शुद्धता बढ़ाई। नील के लिए मार खाना दिव्य आशीर्वाद वाली गोलियां खाने जैसा था। इस परिवर्तन से उसे एक खुशी की भावना का एहसास हुआ, जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। भले ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत दर्द में है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही खुश हो रहा था। नील को मार खाते हुए 3 घंटे बीत चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद सभी शिष्यों और सहायकों को खुद को फिर से तैयार करने के लिए भोजन की जरूरत थी, इसलिए कुछ नौकर सभी के लिए खाना लेकर आए। हालांकि शिष्यों को शानदार व्यंजन का आनंद लेने का मौका मिलता था, जबकि सहायकों को सूखी रोटी और प्याज के साथ ही गुजारा करना पड़ता था। नील को भी 3 घंटों तक अभ्यास के बाद काफी तेज भूख लग गई थी। इस जोरदार पिटाई की वजह से उसके शरीर की सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी। उसने रूखे सूखे खाने के बारे में शिकायत नहीं की, लेकिन जैसे ही वो रोटी का एक टुकड़ा खाने वाला था कि उसे उसकी आंखों के सामने अचानक से एक चांदी की थाली दिखाई दी, जिसके अंदर स्वादिष्ट भोजन और पकवान रखे थे। उस भोजन से ललचा देने वाली सुगंध आ रही थी। नील ने सिर उठाकर देखा तो सामने धीरज मुस्कुराता हुआ अपने हाथ में भोजन की थाली लिए दिखाई दिया। धीरज ने विनम्रता और स्नेह भरे स्वर में कहा, चलो साथ में खाना खाते हैं। नील ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से भोजन की थाली ली और उस स्वादिष्ट भोजन की सुगंध लेते हुए खाना शुरू कर दिया। उसे तो याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार सामान्य भोजन कब खाया था। ऐसा भोजन करके उसकी आत्मा तृप्त हो गई। उसने धीरज को इसके लिए धन्यवाद दिया, जिसके जवाब में धीरज हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी दबी हुई आवाज में धीरज ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा, छोटे मालिक, बालकांत को मारने के लिए राजदत्त आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। धीरज की बात सुनते हुए नील ने खाना खाने की गति कम नहीं की। उसने धीरज की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। वो जानता था कि धीरज उसे एक दोस्ताना तरीके से चेतावनी दे रहा था। पूर्व युवराज होने के कारण वो इन बातों को किसी और से बेहतर समझता था। उसके दोनों चाचाओं ने उसे इतने लंबे समय तक जीवित रहने का मौका दिया क्योंकि वो बहुत कमजोर था। एक तरह से देखा जाए तो वो एक चींटी की तरह था, जिसके होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही उन्हें नील से कोई खतरा था। लेकिन जब चींटी हाथी की सूंड में घुस जाती है तो उसे पागल कर सकती है। इसलिए अगर चींटी जैसे नील से उसके दोनों चाचाओं को खतरे की भनक तक लगी या उन्हें लगा कि ये चींटी उन्हें काट सकती है और उन्हें चोट पहुंचा सकती है, तो वो निश्चित रूप से उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। धीरज ने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे उन दोनों के पिटने की बात सुनकर बहुत मजा आया। उस अभिमानी बालकांत और भ्रष्ट बिरजू को तो बहुत समय पहले ही सबक सिखाकर सुधार देना चाहिए था। प्रशिक्षण स्थल में मौजूद अन्य शिष्यों ने धीरज की तरह स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने पूरी कहानी बता दी कि लगभग सभी इस घटना से खुश थे और नील की हिम्मत की सराहना कर रहे थे। नील के दोनों चाचाओं ने मिलकर पूरे नगर की व्यवस्था चौपट कर दी थी। उन्होंने नौकरों और अधिकारियों के मासिक वेतन में कटौती की और यहाँ तक कि शिष्यों को अभ्यास के लिए उपयोग में आने वाली औषधियों और संसाधनों को भी कम कर दिया था। और तो और जो लोग राज परिवार का हिस्सा नहीं थे, उनके साथ भी गलत तरीके से व्यवहार किया जाता था। सभी सुविधाएं और संसाधन देवदत्त वायुपुत्र और राजदत्त वायुपुत्र पर ही खर्च किए जाते थे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि राज्य के ज्यादातर लोग नाराज थे। हर कोई उन दिनों को याद करता था
जब नील के पिता महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र राज्य को चलाते थे, उस समय सभी नियमों को सख्ती से लागू किया जाता था और तब इतनी अधिक अंदरूनी कलह नहीं थी या नौकर उन्हें इस तरह धमकाते नहीं थे और निश्चित रूप से किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार नहीं किया जाता था। दुर्भाग्य से अब उन बीते दिनों को वापस नहीं लाया जा सकता था। वो केवल उन दिनों को याद कर सकते थे। सारी प्रजा अपने वर्तमान राजा के शासन करने के तरीकों से नाखुश थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी बगावत करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उन्हें दंडित किया जा सकता है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नील ने एक आह भरी और मन ही मन कहा, सुंदरनगर की सारी व्यवस्था सड़ चुकी है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक दिन सुंदरनगर के सभी गुनहगारों को खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए नील वायुपुत्र की आंखों में आत्मविश्वास नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजमहल के एक आलीशान कमरे में बालकांत एक झटके के साथ अपने घुटनों पर गिर गया और फिर अपनी दर्द भरी आवाज में खींचते हुए बोला, छोटे मालिक, आपको मेरे लिए न्याय करना ही होगा। तो क्या होगा आगे? क्या बालकांत राजकुमार राजदत्त को नील से बदला लेने के लिए मना पाएगा? क्या होगा नील के साथ? क्या उसकी शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी या आने वाली है उसके सामने कुछ नई चुनौतियां? जानने के लिए बस सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। राजमहल के एक आलीशान कमरे में बालकांत ने अपने चेहरे और सिर को कपड़े की कई परतों से लपेटा हुआ था। केवल उसकी नाक और आंखें ही दिखाई दे रही थी। वो किसी भी तरह से मनुष्य जैसा नहीं दिख रहा था। वो एक झटके के साथ अपने घुटनों के बल गिर गया और फिर अपनी दर्द भरी आवाज में खींचते हुए बोला, छोटे मालिक, आपको मेरे लिए न्याय करना ही होगा। घुटनों के बल बैठे बालकांत के सामने एक नौजवान था जिसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष होगी और वो नीले रंग के कपड़े पहने हुए अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर टिक कर बैठा हुआ था। वो युवक दिखने में सुंदर था, लेकिन उसकी आभा घमंडी और हिंसक थी। वो सुंदरनगर के राज परिवार का छोटा बेटा राजदत्त वायुपुत्र है। राजदत्त कुर्सी पर बैठे हुए बालकांत के करीब आकर अपना सिर आगे की तरफ झुकाते हुए मुस्कुराकर बोला, मैंने सुना है कि तुम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और भोजन की देखभाल के लिए नील वायुपुत्र को अपना नौकर बनाना चाहते हो। बालकांत अपने हाथ से इशारा करते हुए और नाम में सर हिलाते हुए सिसक सिसक कर बोला, छोटे मालिक, ये सच नहीं है। राजदत्त ने बालकांत की किसी भी दलील या सफाई को नहीं सुना और वो हंसा और बोला, नील वायुपुत्र को भले ही एक गुलाम के रूप में कारागार में डाल दिया गया हो, लेकिन फिर भी वो एक वायुपुत्र है। यहां तक कि वो पूर्व युवराज रह चुका है। इसलिए तुम तो क्या, मेरे लिए भी यह संभव नहीं होगा कि मैं उससे अपना नौकर बना सकूं। लेकिन तुमने इतना मूर्खतापूर्ण काम करने की हिम्मत की, तुम पिटाई के ही लायक हो। बालकांत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, छोटे मालिक, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको फिर भी मेरे लिए न्याय करना ही होगा। उसने रूठने का दिखावा किया, लेकिन साथ ही अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हाथ से किसी को इशारा किया। करीब 40 साल की एक महिला बिना कुछ बोले बालकांत की तरफ चली आई और उसके बगल में घुटने टेक कर बैठ गई। ये मध्यम आयु वर्ग की महिला बालकांत की पत्नी और राजदत्त की दाई माँ है। वो बचपन से अब तक उसकी देखभाल करती आई है। राजदत्त ने काफी छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था और तब से उसकी दाई माँ ही उसकी देखभाल करती थी, जिस कारण वो अपनी दाई माँ के बहुत करीब था। राजदत्त ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। छोटी माँ, आपको घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। बालकांत, आप भी खड़े हो जाइए। इस पर बालकांत की आवाज कांप उठी। छोटे मालिक, तो क्या आप मान गए हैं? राजदत्त अपनी कुर्सी से उठा और 2 कदम उनकी तरफ चलते हुए उसने जवाब दिया, बड़े भाई देवदत्त ने कहा था कि वो नील की जान बख्श देंगे ताकि वो बड़े भाई को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचते हुए देख सके। लेकिन अगर देखा जाए तो नील हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मैं उसे मारकर आपका बदला लेने में आपकी मदद करूंगा। जब बालकांत ने सुना कि देवदत्त ने नील की जान बख्शने की बात कही थी तो वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी राजदत्त ने उसकी मन की मुराद को पूरा करने का वादा कर दिया, जिसे सुनकर तो बालकांत खुशी से झूम उठा और उसने कहा, धन्यवाद छोटे मालिक, लेकिन आपको इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। राजदत्त ने अपने सिर को सहलाते हुए कहना जारी रखा, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही राज परिवार के पास सुरक्षित रखी आखिरी दिव्य आशीर्वाद की गोली का सेवन किया है और मुझे उस गोली की शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए साधना करने की जरूरत है। अगले महीने शिष्यों के मूल्यांकन दिवस तक प्रतीक्षा करो। मैं उसे डेथ मैच के लिए चुनूंगा और खुद अपने हाथों से उसे मार डालूंगा। ऐसा कहते समय उसके चेहरे पर दुर्भावना से भरे भाव उभर आए। शिष्य मूल्यांकन दिवस हर साल आयोजित किया जाता है, जहां सुंदरनगर के सम्मानित बुजुर्ग सभी शिष्यों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए उपस्थित होते हैं। साथ ही कैदी सहायकों के लिए भी इसमें एक मौका होता है।
जहां वो डेथ मैच के मुकाबले में उतरते हैं और अगर वो मुकाबले में मारे नहीं जाते हैं तो उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता है। स्वतंत्रता का वादा करने वाले नियम सभी कैदियों को आशा की एक किरण दिखाने के लिए बनाया गया था, ताकि उनकी एक उम्मीद बंधी रहे कि अगर वो डेथ मैच में जीवित बचते हैं तो उन्हें सुंदरनगर को छोड़कर कहीं भी जाने की आजादी मिल जाएगी और फिर वो अपना जीवन दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता का नाम डेथ मैच कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। पूरे सप्त सिंधु में सुंदरनगर हमेशा से ही व्यापार का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। दुनिया भर से व्यापारी यहाँ आकर अपना सामान बेचते और यहाँ की उपजाऊ धरती में पैदा हुए एक से एक बेहतरीन किस्म के मसाले और अनाज खरीदकर अपने देश ले जाते। जब पश्चिमी सभ्यता के लोग सुंदरनगर में आए तो वो यहाँ के लोगों की युद्ध कला और तकनीक से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बस मजे के लिए खेल खेल में सट्टा लगाना शुरू कर दिया। अब जुआ और सट्टा तो ऐसी चीज है जिसकी लत से अनेकों राजा महाराजा तक नहीं बच पाए, तो सुंदरनगर के लोग इससे कैसे बच सकते थे? बस गुलामों को आपस में लड़ाकर कौन सा गुलाम जीतेगा इस पर पैसा लगाकर सभी इस खेल को खेलने लगे। पश्चिमी सभ्यता से आया ये खेल कब सुंदरनगर का हिस्सा बन गया पता ही नहीं चला। ये खेल धीरे धीरे उग्र रूप लेने लगा। ताकत के खेल में जब पैसा लग जाता है तो एक तरह से मान, सम्मान, इज्जत, रुतबा सब दांव पर लग जाता है और खेल आक्रामक हो जाता है। इतना आक्रामक कि लोग अपने गुलाम को, विरोधी गुलाम को जान से मार देने का आदेश दे दिया करते थे और इसलिए ये मौत का मुकाबला कहलाने लगा। अब इस खेल के अनेक रूप बन गए हैं और यहाँ तक कि शिष्य मूल्यांकन दिवस को रोमांचक बनाने के लिए इसे शिष्यों के परीक्षण में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि सुंदरनगर में इसका आगमन पश्चिमी सभ्यता के साथ इसे भी लोग डेथ मैच कहा करते थे और सुंदरनगर में भी इसका नाम बढ़ गया। यहाँ इसका मतलब कोई नहीं जानता, लेकिन व्यापारी कहते थे कि इसका मतलब होता है मौत का मुकाबला, डेथ मैच। देखा जाए तो डेथ मैच को शिष्य मूल्यांकन दिवस में शामिल करना एक तरह से अनुचित था, क्योंकि कैदी सहायकों को अक्सर पीटा जाता था। इसलिए उनका शरीर बहुत सारी चोटों के कारण कमजोर हो चुका होता है और उन्हें ना पर्याप्त भोजन दिया जाता था, ना ही चोट ठीक करने के लिए जरूरी औषधियां। ऐसी हालत में वो द्वंद्व युद्ध में माहिर, एक से एक तकनीक में महारत हासिल किए हुए शिष्यों के खिलाफ भला कैसे टिक सकते थे? वैसे भी सुंदरनगर के महाराज उस दिन स्वयं सभी शिष्यों की क्षमता का परीक्षण और मूल्यांकन करते हैं और उन्हें पुरस्कार भी देते हैं, जिसकी वजह से हर शिष्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की चाहत में अपना सब कुछ झोंक देता है। मूल्यांकन दिवस पर अनगिनत गुलामों की मौत हो जाती है। जरूर छोटे मालिक, उस नील को एक और महीना जीने दो। वैसे मैंने सुना है कि इस बार शिष्य मूल्यांकन दिवस पर श्यामल साम्राज्य की छोटी राजकुमारी मणिकर्णिका भी आने वाली है। बालकांत ने उत्सुकता के साथ पूछा। राजकुमारी का जिक्र आते ही राजदत्त के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। उसने उन्हें छुपाने की कोशिश भी नहीं की और मुस्कुराकर कहा, हाँ, आपने सही सुना है, वो अपने अंगरक्षक वृकोदर के साथ सुंदरनगर आने वाली है। राजदत्त के चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कान को देखकर बालकांत ने चापलूसी भरे स्वर के साथ कहा, वैसे मैंने राजकुमारी मणिकर्णिका के बारे में सुना है कि अनुपम सुंदरी होने के साथ साथ उनके अंदर अद्भुत प्रतिभा भी है। अगर उनका विवाह आपके साथ हो गया तो आप पूरे सुंदरनगर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। बालकांत के इन शब्दों ने मानो राजदत्त की छुपी हुई इच्छा को उजागर कर दिया। वो मंत्रमुग्ध सा अपने ही ख्यालों में खोए हुए बोला, सुंदरनगर और श्यामल साम्राज्य के बीच 3 साल पहले हुई संधि के मुताबिक सम्राट बिंदुसार ने अपनी एक पुत्री का विवाह सुंदरनगर के राजकुमार से करने का वचन दिया था। राजदत्त के चेहरे पर उसके सुनहरे सपनों की परछाई देखी जा सकती थी। राजदत्त की बात सुनकर बालकांत ने अपने चेहरे पर झूठे आश्चर्य के भाव लाते हुए पूछा, तो क्या वो सारी अफवाहें सच थी कि किस तरह उस धोखेबाज वीरेंद्र वायु पुत्र की वजह से हमारे हजारों सैनिक मारे गए और फिर महाराज नागेंद्र ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए न केवल सम्राट बिंदुसार से संधि की बल्कि उनसे राजकुमारी के विवाह का वचन भी ले लिया? बिल्कुल, इसी वजह से तो ताऊ जी को सभी दरबारियों ने एक मत से अपना महाराज चुन लिया था। कहते हुए राजदत्त के चेहरे पर गर्व का भाव आ गया। ये वो झूठ था जो महाराज वीरेंद्र के मरने के बाद सुंदरनगर के लोगों और सम्राट बिंदुसार को परोसा गया था। असली कहानी तो कुछ और ही थी। बालकांत ने कुटिलता के साथ कहा, उस हरामखोर नील को मारने के बाद आप राजकुमारी को अपनी प्रतिभा से मोहित कर सकते हैं, इसलिए आप इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने देना। बिल्कुल, वैसे भी बड़े भाई देवदत्त जल्द ही सप्त सिंधु आश्रम में आगे की शिक्षा के लिए जाने वाले हैं, इसीलिए वो इस बार शिष्य मूल्यांकन दिवस में किसी से मुकाबला नहीं करेंगे। राजदत्त के भाव ऐसे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग बिना लड़े ही जीत ली हो। ठीक है, अब मैं अपनी साधना के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राजदत्त मुड़ा और वहां से चला गया। बालकांत ने अपने पैरों पर खड़े होने से पहले राजदत्त को एक बार और प्रणाम किया और फिर राजदत्त के जाने का इंतजार किया। राजदत्त के चले जाने के बाद अधेड़ उम्र की महिला यानी बालकांत की पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की। नील की हालत पहले से भी ज्यादा दयनीय है,
फिर आप उसे मारने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? उसे बस थोड़ा सा सबक सिखाकर छोड़ दीजिए। राजदत्त के सामने चापलूसी कर रहे बालकांत के तेवर और स्वर अब अचानक ही बदल गए। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम सिर्फ एक औरत हो, कूटनीति में अपना दिमाग मत लगाओ। तुम्हें सिर्फ पत्नी होने के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुम बस छोटे मालिक पर इसी तरह अपनी पकड़ बनाए रखना। हम कभी भी राजदत्त को नाराज करने की गलती नहीं कर सकते। अपने पति द्वारा डांटे जाने के बाद वो अपना सर नीचे करके बुदबुदाई और फिर उसने एक आह भरी, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ कारागृह में वापस आने के बाद नील ने पानी की एक बड़ी बाल्टी भरी और पूरा पानी अपने ऊपर उड़ेल दिया। उसके शरीर से सफेद रंग की अशुद्धियों वाला पानी धीरे धीरे नीचे गिरकर जमीन पर बहने लगा। स्वादिष्ठान चक्र जागृत करने के बाद उसका मांस सभी तरह की अशुद्धियों से मुक्त हो गया था। इस समय उसके शरीर से जो सफेद रंग की अशुद्धियां बाहर निकल रही थी, वो उसकी हड्डियों की अशुद्धियां थी। नील अपने शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालने के बाद तरोताजा महसूस करता है। कारागार प्रभारी बिरजू ने इन दिनों उसे और परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वो नहीं चाहता था कि नील उसकी दोबारा से धुलाई कर दे। कुछ दिनों तक बिरजू की धूर्त शक्ल न देखने पर नील और भी बेहतर महसूस कर रहा था। Marked an open तो door. क्या होगा आगे? क्या राजदत्त सच में नील को मारने की मंशा रखता है? और कौन है राजकुमारी मणिकर्णिका? महाराज वीरेंद्र और हजारों सैनिकों के मरने के पीछे का सच क्या था? धीरे धीरे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। आप बस सुनते रहिए महागाथा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील ने अपनी कोठरी में ही अभ्यास करने का फैसला किया। वो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभ्यास कैसे करे। तभी उसे याद आया कि तहखाने में किनारे पर एक खंबा है जो लगभग 2 मीटर मोटा है और ठोस पत्थर से बना हुआ है, जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। फिर उसने अपना बिस्तर और कंबल उठाया और उसे उस खंबे पर लपेट दिया। ऐसा करने पर अब वो अगर इस पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करेगा तो भी उस प्रहार की ज्यादा से ज्यादा शक्ति मोटे पत्थर के खंबे द्वारा रोक ली जाएगी। इसके अलावा उस पर बिस्तर बांध देने की वजह से प्रहार से होने वाला शोर भी कम हो जाएगा। इस तरह वो जमीन के अंदर बनी कोठरी में गुप्त रूप से अभ्यास भी कर लेगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। नील वायु पुत्र नंदी सहस्त्र मुष्टिका का अभ्यास करता है, जो